दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना हिंदू न्यायपीठ पंजाब अध्यक्ष प्रवीण डांगू आज एक बहुत ज़रूरी मुद्दे में बात करने जा रहा हूं और अपनी पीड़ा भी व्यक्त करने जा रहा हूं, जो मैं समझता हूं सारे हिंदू समाज की पीड़ा है, पूरे भारतवर्ष की पीड़ा है। अभी जो 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मानयोग जो गवई साहब चीफ जस्टिस है, उनके ऊपर किसी वकील ने जो जूता उछाला है, वो बहुत एक दुखद घटनाक्रम है। मैं हिंदू न्यायपीठ की ओर से उसकी सख्त शब्दों में निंदा करता हूं। अपनी बात कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर इसके साथ जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं उन पर भी मैं चर्चा करनी चाहूँगा। आज मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़ में मानयोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई साहब के माताजी जो आदरणीय कमल तई गवई जी हैं, उनका एक बयान पढ़ा जो बहुत चिंता में डाल रहा है। वो बयान, उन्होंने कहा ऐसे कदमों से देश में अराजकता फैल सकती है। इस बयान के पीछे के महत्व को समझे, मानसिकता को समझे। एक तरफ हमारे चीफ जस्टिस साहब देश के बाहर जाकर एक देश में कह रहे हैं भारत बुलडोजर से नहीं चलेगा, कानून के शासन से चलेगा। पर जब अपने ऊपर बात आई तो उनके ही परिवार वाले, जिनको कानून के ऊपर असीम विश्वास होना चाहिए, वो कानून से बाहर जाकर बात कर रहे हैं कि देश अराजकता फैल सकती है देश में। इस बयान को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब के परिवार वाले खुद मानते हैं कि अदालतों में इंसाफ की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि उसमें आम आदमी तो छोड़िए, चीफ जस्टिस का परिवार भी जाने से गुरेज कर रहा है। इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। मैं कुछ अन्य आपके साथ बातें शेयर कर रहा हूँ कि हमने लंबी प्रक्रिया के थ्रू इंसाफ पाना चाहा, विभिन्न केसों में हमें इंसाफ नहीं मिला, पर एक भी दिन हमारा इंसाफ के ऊपर, न्याय के मंदिर के ऊपर विश्वास नहीं डोला। सबसे पहला उदाहरण देता हूँ, 2006-07 में पंजाब में कावड़ यात्रा करते हुए कुछ लोग घायल हो गए थे, एक व्यक्ति मृत हो गया था, ट्रक उसके ऊपर निकल गया था। उसके बाद हमने उनको न्याय दिलाने के लिए शुरू किया था अभियान, और उसी समय लुधियाना में दिव्या ज्योति जागृति संस्थान का एक कार्यक्रम था जिसमें उनके प्रमुख सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आने थे। उसका सिख जत्थेबंदियों ने विरोध किया था और उस कार्यक्रम के दौरान पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी। उस गोली चलाने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके बाद पंजाब सरकार जो उस समय थी, अकाली भाजपा, उस मृतक परिवार के बेटे को सरकारी नौकरी दी थी, 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया। तो हमने भी उसी तरह एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने के लिए अभियान शुरू किया था। मानयोग हाई कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट ने हमारी बात को सुना भी था, प्रशासन को डायरेक्ट भी किया था कि यूनिफॉर्म पॉलिसी के बारे में सरकार के क्या नियम है उस पर बताया जाए। और उसके बाद हमें डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने पूरा विवरण भी दिया था, कैसे कैसे किस किस केस में मुख्यमंत्री ने किसको क्या क्या अनुदान दिया है। और उसको लेकर दोबारा हम जब हाई कोर्ट में गए थे तो उस समय के चीफ जस्टिस ने हमें ताकीद किया था कि आपकी ये जो PIL है ये एक सांप्रदायिक सी लगती है। ये कहकर उन्होंने उस PIL को खारिज कर दिया था। हमारे मन में तब भी कोई न्यायपालिका के खिलाफ नेगेटिव बात नहीं आई थी। उसके बाद एक लुधियाना में बात हुई, पीड़ित पेशेंट था बलदेव कृष्ण, डॉक्टर की गलती के करके वो कोमा में चला गया। उसके बाद मेडिकल बोर्ड बना, मेडिकल बोर्ड में तकरीबन ये साबित होने वाला था कि उसमें डॉक्टर की गलती थी, पर डॉक्टरों की ताकतवर संस्था IMA ने उसकी इंक्वायरी दूसरे शहर में शिफ्ट करवाकर डॉक्टर को अन्यायपूर्ण तरीके से उसमें से क्लीन चिट दिलवा दी। हम सारे तथ्यों को लेकर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके RTI के माध्यम से जो सिविल सर्जन में प्रोसीडिंग चल रही थी उसको लेकर हाई कोर्ट में पहुंचे। होना तो ये चाहिए था वहाँ न्याय मिलता, जो मृतक हो गया था डॉक्टरों की गलती से उस पर चर्चा की जाती, पर पहले स्टेज में ही हाई कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया बिना कोई संज्ञान लिए। तीसरा मसला मैं बताता हूँ, गीता दीवान वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी डॉक्टर पर तब तक पर्चा नहीं दर्ज हो सकता जब तक मेडिकल बोर्ड उस डॉक्टर को दोषी ना ठहरा दे। गीता दीवान वाले केस में एक मेडिकल बोर्ड नहीं, 2 मेडिकल बोर्ड ने डॉक्टरों को दोषी ठहराया था।
पहला मेडिकल बोर्ड था लुधियाना का सिविल सर्जन कार्यालय से बना हुआ, उसने भी क्लियर कहा था कि डॉक्टरों ने अन्यायपूर्ण तरीके से उस पीड़ित महिला का यूट्रस ओवरीज निकाले हैं, जिससे उसके हार्मोन्स बनने बंद हो गए हैं, तो डॉक्टर दोषी है। उसके बाद पीजीआई का मेडिकल बोर्ड बना, उन्होंने भी ये इसको एंडोर्स किया। फिर पीएमसी का मेडिकल बोर्ड बना, उन्होंने भी इस चीज़ को एंडोर्स किया। जब कंप्लायंस नहीं हो रहा था, डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं हो रही थी, तब हम मानयोग पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उसको लेकर गए। होना तो ये चाहिए था पहली तारीख पे ही ऑर्डर हो जाते कि संबंधित डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज की जाए, पर पूरा मौका दिया गया। तारीख पे तारीख पड़ी। उसके बाद हुआ क्या, वो जो पीड़ित महिला गीता दीवान थी, वो मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो गई, उसने अपना केस वापस ले लिया। कहने का मतलब है कि वैसे ही हाई क्लास लोग हाई कोर्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर कोई गरीब जिद करके चला भी जाए तो उसको इंसाफ बड़ी मुश्किल मिलता है, ज़्यादातर मामलों में नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ही सुप्रीम लोग जाते हैं। तो आपने जो इस मामले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करके आरोपी वकील पर कोई कार्रवाई ना करने का निर्णय लिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर जो आपके माताजी ने बयान दिया वो भारत की न्यायपालिका को इंगित करता है, उसमें व्याप्त कमजोरियों को इंगित करता है। तो इस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है। इसको नकारात्मक रूप से ना लेते हुए, जैसे भगत सिंह ने आज़ादी से पहले पार्लियामेंट के अंग्रेजों में एक फेंका था और उसके बाद लोगों में जागरूकता आई थी, इस केस में भी आपको इसको सकारात्मक रूप से लेते हुए जो न्यायपालिका में व्याप्त कमियां हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, और लोगों को जो न्याय नहीं मिल रहा उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसे सिस्टम बनाना चाहिए कि लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये आमतौर पर कहा जाता है। विचार करें। जय हिंद, जय भारत।